अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है इसमें हमारा चैप्टर नंबर 16 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डायोड्स के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, रेक्टिफिकेशन समझ चुके हैं। और आज जो है वो जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसी का अगला टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है टॉपिक ऑफ ट्रांसिस्टर्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ट्रांसिस्टर्स के बारे में पहले जानेंगे कि ट्रांसिस्टर्स बेसिकली हैं क्या, कैसे वर्क करते हैं, और जो दोनों टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर्स हैं उनकी वर्किंग को समझेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसिस्टर के बारे में इस लेक्चर में समझना है हम लोगों ने। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है ना ट्रांसिस्टर, ये दो वर्ड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ट्रांसिस्टर यानी कि ट्रांस आ गया ट्रांसफर से, और रेजिस्टर से आ गया स्टर, जो कि ट्रांसिस्टर बन गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ट्रांसिस्टर, एक्चुअली ये मीनिंग देता है हमें ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने वाला। अब देखो, आप एक बात जानते हो, जैसे कि स्विचेस होते हैं आमतौर पे ना, स्विचेस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल सर्किट्स के अंदर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स होते हैं जिनका काम होता है ऑन या ऑफ करना। तो बिल्कुल उसी किस्म का काम हमारे ट्रांसिस्टर का भी होता है। प्लस ये कि जैसा काम होता है ट्रांसफार्मर का इंक्रीज करने का, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का इन ऑल्टरनेटिंग करंट, बिल्कुल वैसा ही तकरीबन काम जो है वो डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट के अंदर परफॉर्म करता है हमारा ट्रांसिस्टर। तो अभी फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, अभी फिलहाल मैंने आपको बताया ट्रांसिस्टर का जो वर्ड है वो कैसे आप कह सकते हो, ट्रांसिस्टर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। लेकिन एक्चुअली ट्रांसिस्टर है क्या, कैसे बनता है? देखो, ट्रांसिस्टर जब बनाया गया ना, तो उससे पहले हमें ये समझ में आ चुका था कि एन टाइप कंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, डायोड्स को हम पढ़ चुके हैं। तो अब आप ये समझ जाइए कि अगर एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को दूसरे टाइप के दरमियान में सैंडविच कर दिया जाए, यानी कि एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया जाए दूसरी टाइप के दरमियान में, यानी कि मिसाल के तौर पे एन टाइप को हम पी टाइप के दरमियान में ला सकते हैं, यानी कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं और दरमियान में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया जाए, या फिर दरमियान में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और उसके दोनों तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया जाए। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम एक टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देते हैं बिटवीन द अदर टाइप, तो ये जो बनता है, ये बनता है हमारा एक कंपोनेंट जिसे कहते हैं ट्रांसिस्टर। और ट्रांसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा कंपोनेंट है, पहचानने में बड़ा आसान है। इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, तीन पार्ट्स बनते हैं, जाहिर सी बात है। एक तो वो सेंट्रल पार्ट होता है और बाकी दोनों पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ट्रांसिस्टर की डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद फिर पार्ट्स और वर्किंग वगैरह आज के इस लेक्चर में समझते हैं। तो देखो, डेफिनेशन तो वही है कि व्हेन वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन द अदर टाइप, जब एक टाइप के सेमीकंडक्टर को, और वो जो एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एन टाइप भी हो सकता है या फिर वो पी टाइप भी हो सकता है, अदर टाइप के दरमियान में सैंडविच कर दें। यानी कि अगर एन टाइप होगा तो पी टाइप के दरमियान में सैंडविच कर दें, या अगर पी टाइप सब्सटेंस होगा तो उसको एन टाइप के दरमियान में सैंडविच कर दें। तो नतीजे में जो चीज़ हमें मिलती है वो कहलाता है ट्रांसिस्टर। ठीक है ना, तो ये तो वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपको डिफाइन करना हो जस्ट ट्रांसिस्टर, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसने पूरा चेंज कर दिया था सिनेरियो। आप ये समझिए कि जो पहला कंप्यूटर इंसान ने बनाया था वैक्यूम ट्यूब्स वाला, उनका साइज़ कैसा था कि बड़े बड़े 2-4 रूम्स के बराबर का उसका साइज़ था। और आज जो कंप्यूटर आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ आप देख सकते हैं कि अगर एक लैपटॉप है तो उसका साइज़ कितना हो चुका है, या अगर मोबाइल फ़ोन है तो उसका साइज़ कितना हो चुका है। और ये इसी वजह से हुआ कि हमने ट्रांसिस्टर बनाया, क्योंकि ट्रांसिस्टर बनाने से दो स्पेसिफिक काम हुए। ट्रांसिस्टर दो तरीक़ों से काम में आता है, जिसमें से एक हमारे सिलेबस में है भी, उसको हम स्टडी करेंगे। ट्रांसिस्टर को यूज़ किया जा सकता है एज एन एम्पलीफायर और एज अ स्विच। तो स्विच और एम्पलीफायर के तौर पर जब हमने ट्रांसिस्टर को यूज़ करना शुरू करा तो उसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए दरवाजे खोले और इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अच्छा, तो हर ट्रांसिस्टर में क्योंकि तीन पार्ट्स बन रहे हैं तो उन तीन पार्ट्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, वो कहलाता है बेस। ठीक है, तो ये तो नाम से जाहिर है, जो सेंट्रल पार्ट है वो बेस कहलाएगा, जो कि लाइटली डोप्ड होता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स। लाइटली डोप्ड का मतलब समझते हो ना, डोपिंग का मतलब समझते हो, जो मैंने डोपिंग वाले लेक्चर में बताया था कि इम्प्योरिटी शामिल कर देते हैं कोई ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एलिमेंट की, तो या तो एन टाइप बनता है या तो पी टाइप बनता है। तो मैं आपको बताऊं, जो डोपिंग है ना उसका एक पर्टिकुलर रेशो होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास
1000 एटम हैं सिलिकॉन के, ठीक है, अगर हमारे पास 1000 एटम है सिलिकॉन के, तो हम उस 1000 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के में अगर एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाते हैं तो ये खास किस्म की डोपिंग हो गई, यानी कि 1000 पर 1 हमने शामिल करा। या फिर डोपिंग हो सकती है 100 पर 1 शामिल करा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 100 एटम्स के ऊपर, यानी कि 100 सिलिकॉन के एटम के ऊपर एक इम्प्योरिटी शामिल करूंगा तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी, और इसे हम कहेंगे कि हमने उसको अच्छे खासे हाईली डोप किया है। लेकिन लाइटली डोप का मतलब क्या है कि कम से कम अगर 1000 एटम है हमारे पास सिलिकॉन के, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटी का एक एलिमेंट शामिल करा। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि ये जो है ना, सब कुछ डिपेंड करता है रेशो के ऊपर, कि रेशो क्या है। तो जो रेशो होता है वो डिसाइड करवाता है कि किस तरीके से वो डोपिंग की गई है, लाइटली डोपिंग है या हाईली डोपिंग। तो ये बात याद रखिए, बेस के पास जो डोपिंग हमने करी है वो लाइटली डोपिंग करी है, यानी कि अगर हमने एन टाइप कंडक्टर बनाया है तो उसमें कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर हमने उसे पी टाइप सब्सटेंस बनाया है तो उसमें कम नंबर ऑफ होल्स होंगे, ठीक है। लाइटली डोप का मतलब ये होता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो एमिटर है, उसे हम एमिटर कहते हैं, जो कि नाम से ही जाहिर है एमिट करेगा, और जो कि आमतौर पे हम लोग करंट के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये डिसाइड हो सकता है कि इसका जो रोल है, जो फंक्शन है, चाहे वो इमिट करे करंट को या कलेक्ट करे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि ये होता है हाईली डोप पार्ट, इसमें हम हाई डोपिंग करते हैं। हाई डोपिंग का मतलब अगर हमारे पास 100 एटम होते हैं सिलिकॉन के, तो उसके अंदर हम एक एटम इम्प्योरिटी का शामिल कर देते हैं, तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ज्यादा हो जाती हैं, और नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज ज्यादा होने का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। और इसका फंक्शन मैंने बता दिया, टाइप ऑफ ट्रांसिस्टर पे डिपेंड करता है कि ट्रांसिस्टर कौन सा है, तो इमिटर का काम वो डिसाइड करेगा। और तीसरा जो पार्ट होता है किसी भी ट्रांसिस्टर का, वो कहलाता है कलेक्टर। कलेक्टर भी हाईली डोप पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो भी हाईली डोप पार्ट है, और इसका फंक्शन भी डिसाइड करता है ट्रांसिस्टर के वो करंट को कलेक्ट करेगा या इमिट करेगा। और कॉमनली इमिटर को इमिटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो करंट को इमिट करता है, और कलेक्टर को कलेक्टर इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो करंट को कलेक्ट करता है। लेकिन एग्जैक्ट जो इसका फंक्शन है वो डिसाइड करेगा दैट इन विच टाइप ऑफ ट्रांसिस्टर वी आर यूजिंग दैट। ओके, तो ये तो हो गए तीनों पार्ट्स ऑफ ट्रांसिस्टर। नाउ अब आपको बताते हैं दो टाइप्स ऑफ ट्रांसिस्टर। देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम पी टाइप को सैंडविच कर सकते हैं एन टाइप के दरमियान में, ठीक है। हम पी टाइप को सैंडविच कर सकते हैं एन टाइप के दरमियान में। तो सेंट्रल पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, बेस हो गया, ये वाला पार्ट एमिटर हो गया, ये वाला पार्ट कलेक्टर हो गया। तो ये खास किस्म का ट्रांसिस्टर बना है जो कहलाता है एनपीएन ट्रांसिस्टर। एनपीएन इसके नाम से ही जाहिर है, एक आ गया एन एमिटर, फिर आ गया बेस पी, और फिर आ गया कलेक्टर एन, तो इस वजह से इसका नाम हो जाता है एनपीएन ट्रांसिस्टर। और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने पी टाइप को एन के दरमियान में सैंडविच करा है, अब क्या हो सकता है कि हम एन टाइप को पी के दरमियान में सैंडविच करें, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक पीएनपी ट्रांसिस्टर। पीएनपी ट्रांसिस्टर का मतलब हो गया जो बेस है, जो कि लाइटली डोप पार्ट था, वो अभी जो है वो एन टाइप है, और बाकी जो दोनों है इमिटर और कलेक्टर है, वो दोनों है पी टाइप। अच्छा, ये तो मैंने आपको उनका स्ट्रक्चर बताया ना, समझाया मैंने आपको। अब उसका सर्किट डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो देखो, सर्किट डायग्राम हम कुछ इस किस्म का बनाते हैं कि सबसे पहले एक लाइन बनती है, जो लाइन बनी हुई नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये है बेस, ठीक है। और फिर एक इस तरीके की लाइन आ जाती है ये, और एक लाइन ये आ जाती है। अच्छा, सर्किट डायग्राम के अंदर बड़ा क्लियरली इमिटर शो हो सकता है। इमिटर जो है उसमें एक एरो लगा हुआ होता है, ये जो एरो लगा हुआ है ना, ये शो करेगा इमिटर वाली लाइन को, और जिसमें एरो नहीं होगा वो शो करेगा कलेक्टर वाले को। और बाकी ये जो वायर्स हैं जो कि बाहर की तरफ हमने लगा दिए और सर्कल कर देते हैं ताकि ट्रांसिस्टर स्पेसिफिकली नजर आ जाए। तो ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको ट्रांसिस्टर का। और अगर ये एरो बाहर की तरफ होता है तो याद रखो ये होता है एक एनपीएन ट्रांसिस्टर, ठीक है ना। अगर ये एरो बाहर की तरफ होता है तो ये एनपीएन ट्रांसिस्टर होता है, जो कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ही शो करता है। और अगर ये एरो हो अंदर की तरफ, ठीक है, तो फिर ये कहलाता है पीएनपी ट्रांसिस्टर, ठीक है ना। पीएनपी ट्रांसिस्टर बिल्कुल सेम सिंबल है, बस फर्क सिर्फ है एरो का। यहाँ पे एरो बाहर की तरफ होता है तो आप समझ जाएंगे कि एनपीएन ट्रांसिस्टर है, और ये एरो अंदर की तरफ है तो आप समझ जाइएगा ये है पीएनपी ट्रांसिस्टर, ठीक है। नाउ अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांसिस्टर। क्योंकि अगर आप एनपीएन ट्रांसिस्टर की वर्किंग समझ जाओगे तो पीएनपी भी आपको तकरीबन समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो देखो, एन पी एन, ठीक है, और ये आ गया इमिटर, ये आ गया बेस, और ये आ गया कलेक्टर।
ओके। और याद रखना ये जो है लाइटली डोप्ड है, यानी कि कम नंबर ऑफ होल्स होंगे, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स नहीं होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह पर ज़्यादा होंगे, इमीटर में भी और कलेक्टर में भी। अच्छा, जो हमारा जंक्शन होता है ना, अब मैंने आपको बताया ये दो डायोड्स बन गए समझ लो। एक डायोड ये बन गया ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है ना, और एक डायोड बन गया ये वाला और ये वाला पोर्शन। ये जो बना है ये कौन सा जंक्शन कहलाता है? ये कहलाता है इमीटर बेस जंक्शन। इमीटर बेस इस वजह से क्योंकि इमीटर और बेस के दरमियान में, तो ये इमीटर बेस जंक्शन कहलाता है। और यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है ये किस किस के दरमियान में बना है? ये बना है कलेक्टर बेस जंक्शन। ये कलेक्टर और बेस के दरमियान का जंक्शन बना है। तो समझ लो यहाँ पे हमने ना दो डायोड्स लगाए हुए हैं और उन दो डायोड्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, ये जो इमीटर बेस जंक्शन है इसको हम फॉरवर्ड बाइज रखते हैं। ठीक है, जो इमीटर बेस जंक्शन होगा याद रखो वो हमेशा फॉरवर्ड बाइज होगा। फॉरवर्ड बाइज का मतलब पता है ना, पिछले लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और फॉरवर्ड बाइज के अंदर मैक्सिमम करंट पास होता है। ठीक है, करंट पास होता है, पोटेंशियल बैरियर लो हो जाता है और जो डिप्लीशन लेयर है वो भी काफ़ी थिन होती है। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हमें रखना होता है रिवर्स बाइज्ड। एक को फॉरवर्ड बाइज्ड रखते हैं और एक को रखते हैं रिवर्स बाइज्ड। तो यहाँ पे फिगर के अंदर जो कलेक्टर और बेस हैं इनको जो हमने बैटरी से कनेक्ट करा, तो देखो जो बेस पॉजिटिव है वो यहाँ पे नेगेटिव से जाके जुड़ रहा है और जो कलेक्टर नेगेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव से जाके जुड़ा है। यानी कि ये वाली जो साइड है राइट हैंड साइड वाली ये है रिवर्स बाइज्ड और ये वाली साइड जो थी ये थी फॉरवर्ड बाइज्ड। और रिवर्स बाइज्ड के बारे में भी लेक्चर्स में मैंने बताया था जब रिवर्स बाइज्ड वाला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता और कोई करंट फ्लो नहीं करता। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो डिप्लीशन लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है और जो पोटेंशियल वेरियर होता है वो इसमें काफ़ी हाई होता है। ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बाइज में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बाइज में करंट फ्लो नहीं करता। और बाकी आप समझ जाइए, फॉरवर्ड बाइज में हमने इमीटर बेस जंक्शन को क्या करा, नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन में हमने क्या करा, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा, जो कि रिवर्स बाइज्ड कहलाता है। ठीक है ना। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सर्किट कैसा होगा। अब जरा इसी बात को एनिमेशन के जरिए समझ जाते हैं कि एक्चुअली ये काम किस तरीके से करता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो देख लो ये जो है वो हमारा इमीटर आ गया। ठीक है, ये इमीटर है और सेंट्रल पार्ट तो आपको पता है बेस होता है, ये आ गया बेस। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे कलेक्टर, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइज्ड वाला पार्ट है। ठीक है, और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम कर रहे हैं एन की बात। ये एन होगा, ये भी एन होगा और ये पी होगा। ठीक है, तो इमीटर एन है, नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड बाइज्ड है, ये फॉरवर्ड बाइज्ड है। और इमीटर में आपको पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और बेस है, ये आ गया बेस और बेस पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि एन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे होल्स होंगे तो कुछ कम होल्स होंगे, ये बात याद रखना है, क्योंकि हमने लाइटली डोपिंग करते हैं बेस के ऊपर। उसके बाद आ जाएगा हमारा कलेक्टर। जो कलेक्टर रीजन होगा वो भी आपको पता है, जब यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो ये जो हमने बाइसिंग करी हुई है यहाँ पे, वो कौन सी बाइसिंग करी हुई है, ये हमने करी हुई है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है और कलेक्टर भी नेगेटिव है। ठीक है ना, एन टाइप है, एन टाइप है, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है ना, कलेक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी सारे, इमीटर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेस के पास होल्स हैं लेकिन कम। और ये रीजन रिवर्स बाइस है, ये रीजन फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस रीजन से क्या होता है, करंट पास होता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे और इस तरफ जाके कलेक्टर की तरफ मूव होने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कलेक्टर की तरफ क्यों मूव होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ना इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमीटर से बेस की तरफ जाएंगे तो कुछ तो डिफ्यूज हो जाएंगे, जिनको स्पेस मिलेगी कुछ डिफ्यूज हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये डिफ्यूज हो गया। जो डिफ्यूज हो गया वो यहाँ से फ्लो करेगा एज अ बेस करंट, और बाकी क्योंकि इस जगह नहीं मिलेगी सबको, ठीक है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से। ठीक है, और जो इस तरफ जाएंगे वो बेस करंट बनाएंगे और जो कलेक्टर की तरफ मूव हो जाएंगे वो यहाँ से कलेक्टर करंट बनाएंगे, जिसे हम आईसी से शो करते हैं। देख लो, ये आईसी यहाँ पे ज़्यादा करंट जा रहा है कलेक्टर से, और बेस से जो करंट जा रहा है वो इक्का दुक्का ही जा रहा है डिफ्यूजन की वजह से। तो याद रखो, इमीटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। आई जो है वो डिवाइड हो रहा है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट में, जो कि हमें पता है बेस करंट काफ़ी कम होगा। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, एनिमेशन के अंदर रोक के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमीटर करंट 100 है तो जो कलेक्टर करंट है वो 99 होगा। ठीक है, और इसी लिहाज से जो बेस करंट होगा वो काफ़ी कम होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर 99 जो है वो कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स,
तो एक आधी डिफ्यूज होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इस बात को आपने जहन में रखना है जो कुछ मैंने आपको समझाया। ठीक है भाई, अब ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है और कहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब जो समझने वाली बात ये है वो एक कांस्टेंट है बीटा, जो आप लोगों ने समझना है। बीटा करंट गेन कहलाता है, जो कि हम हासिल करते हैं किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कलेक्टर करंट को डिवाइड कराते हैं बेस करंट से। आईसी यानी कि कलेक्टर करंट को बेस करंट से डिवाइड करवा देते हैं। समझ गए ना मेरी बात। और आईसी आपको पता है कलेक्टर करंट है जो कि ज्यादा होता है बेस करंट से। और फिलहाल हमारे लिहाज से हमने कंसिडर करा था ये 99 मिली एम्पियर है, कलेक्टर में ज्यादा करंट जा रहा था, इधर 99 ये नजर भी आ रहा है। ठीक है, और बेस करंट कितना था, इसको डिवाइड हम किससे कराएंगे, बेस करंट से, जो कि इस तरफ जा रहा था। और इस तरफ जो बेस करंट है वो सिर्फ 1 मिली एम्पियर है। तो 99 डिवाइड बाय 1 कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 99 आ जाएगा, जो कि शो करेगा इस ट्रांसिस्टर के करंट गेन को। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि एनपीएन ट्रांसिस्टर किस तरह से वर्क करता है। अब देखो एनपीएन ट्रांसिस्टर की जो वर्किंग मैंने आपको बताई है ना फॉर इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल वैसे ही जो पीएनपी ट्रांसिस्टर है वो भी वर्किंग करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो पीएनपी ट्रांसिस्टर है वो जब वर्क करेगा तो वो वर्क करता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे होल्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होती। एनपीएन में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताई थी, और याद रखिए पीएनपी ट्रांसिस्टर जो है उसके अंदर मूवमेंट होती है होल्स की। तो सर्किट किस तरीके का होता है वो देख लो। पहले हम क्या करेंगे, ये जो एमिटर बेस जंक्शन होता है इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया। एमिटर बेस जंक्शन क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन होता है हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, नेगेटिव को जोड़ देंगे नेगेटिव से। ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला जो जंक्शन आ गया ये आ गया फॉरवर्ड बाइस्ड। और ये वाला जो जंक्शन हम बनाते हैं ये मैंने आपको बताया हमें कैसे बनाना होता है, ये हमें बनाना होता है रिवर्स बाइस्ड। और रिवर्स बाइस्ड का मतलब ये जो नेगेटिव आ रहा है एन, ये जुड़ा होगा पॉजिटिव से। ठीक है, ये आ गई पॉजिटिव साइड, और जो पी साइड है ये जुड़ी हुई होगी नेगेटिव से। ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल। तो अब आप देख लो कि इमिटर बेस जंक्शन जो है ये वाला जंक्शन ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, और ये वाला जो जंक्शन है यानी कि बेस कलेक्टर वाला ये है रिवर्स बाइस्ड। अब सिर्फ होगा क्या, पॉजिटिव चार्जेस यहां से इन होल्स को रिपेल करेंगे, और होल्स क्या करेंगे, होल्स जाएंगे इस बेस के पास। लेकिन बेस के पास जो है वो ज्यादातर जो होल्स हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे बेस में। एन टाइप है ना, तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे। कम क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेस रीजन जो है वो लाइटली डोप्ड होता है। तो सबके सब यहाँ पे डिफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल जो डिफ्यूज होगा वो यहां से बनाएगा बेस करंट को। ठीक है, वो यहां से मूव करके क्या बना देगा, यहां से मूव करके बना देगा बेस करंट। और मेजॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, मेजॉरिटी आगे चले जाएंगे यहाँ पे कलेक्टर की तरफ। क्यों जाएंगे, क्योंकि होल्स इधर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव उन्हें अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इस तरीके से होल्स मूव करवाएंगे, और जब होल्स मूव करेंगे तो वो कौन सा करंट बन जाएगा, वो बन जाएगा कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो इमिटर करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, बेस करंट में और कलेक्टर करंट के अंदर। ठीक है ना, बस मैंने आपको बता दिया कि जो आपने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी करी है एनपीएन ट्रांसिस्टर में, बिल्कुल वैसी ही मूवमेंट होती है पीएनपी ट्रांसिस्टर में, बट वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट थी और यहाँ पे होल्स की मूवमेंट होती है। सो आई होप ये जो पीएनपी ट्रांसिस्टर की वर्किंग है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, दोनों समझा सकता था, लेकिन फिर एजुकेशन कहाँ गई। बात तो यह है कि आपने एनपीएन की वर्किंग से ही समझना है पीएनपी की वर्किंग को, और बिल्कुल कोशिश करनी है। बुक को रीड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया ना, जो वर्किंग मैंने आपको बताई है एनपीएन की जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिहाज से होती है, बिल्कुल ऐसे ही जब होल्स फ्लो करते हैं तो वर्किंग बनती है पीएनपी ट्रांसिस्टर की। तो आई होप आप ये पूरा जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है और समझना कुछ चाहते हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं वहीं पर ही रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।